बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कम्प्लेक्स नंबर, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन और सिस्टम मैट्रिसेस। इसका हमने एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन के लिहाज से देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर और इसको एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से देखा जा सकता है। कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास इसकी जो फॉर्म होती है दैट इज ए प्लस अयोटा बी। इसमें ए और बी जो है ये दोनों सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं और आई दैट इज इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसमें सबसे पहले हम ये भी कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे सेट ऑफ रियल नंबर में होता है कि एक नंबर को आप दूसरे नंबर के बता सकते हैं कि जैसे नंबर है ग्रेटर और इक्वल, लेस और इक्वल और इक्वल। तो यहाँ पे हम कम्प्लेक्स नंबर में ऑर्डर डिफाइन नहीं कर सकते, यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि एक कम्प्लेक्स नंबर जी जो है ये दूसरे कम्प्लेक्स नंबर जी टू से ग्रेटर या लेस है। ओके, अब यहाँ पे हम इसकी सेकंड नंबर पे पोलर फॉर्म भी डिस्कस की जा सकती है। पोलर फॉर्म जो है दैट इज इक्वल टू आर इंटू ई की पावर आयोटा थीटा, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब इसमें जब हम एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में या इसका कन्वर्स हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज ट्रांसफॉर्मेशन। एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। फिर यहाँ पे आर जो है एक्चुअली डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पॉइंट एक्स वाई, और थीटा यहाँ पे जो एंगल है उनके बीच में एंगल बनेगा। इसके अलावा जो है डिमोस थ्योरम, यहाँ पे फॉर एग्जांपल किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की हमने पावर लेनी है तो उस सूरत में आपने यहाँ पे डिमोस थ्योरम भी यूज़ कर सकते हैं। दैट इज इक्वल टू, वो ये बताता है कि अगर आपने किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की पावर लेनी है तो एक्चुअली यहाँ पे इसकी जो पावर होगी वो cos थीटा और साइन थीटा के एंगल के साथ मल्टीप्लाई होगी। ओके, इसकी डिफरेंट एग्जांपल आप इसको देख लेंगे, लेकिन बताना ये मकसद है कि इस तरह से चीज़ें हो सकती हैं। ओके, सेकेंडली हमारे पास जो है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन में सिस्टम। सबसे पहले हम यहाँ पे एक इक्वेशन कंसीडर करते हैं कि लीनियर है या नहीं है। एक्स वाई प्लस यहाँ पे सी है। अब यहाँ पे लीनियर के लिए दो कंडीशन है। एक तो आपके पास जो एक्स और वाई वेरिएबल यहाँ पे अपेयर हो रहे हैं उनकी पावर एटमोस्ट वन होनी चाहिए। सेकेंड नंबर पे आपके पास जो वेरिएबल है एक्स और वाई, इनके कोफिशिएंट में कांस्टेंट होने चाहिए, कोई अनदर वेरिएबल अपेयर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जैसे यहाँ पे एक्स वाई आ जाता तो ये y का कोफिशिएंट यहाँ पे x है, इसका मतलब ये कोफिशिएंट जो है कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है। इसका मतलब यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। और ये दूसरी ये बात कि ये जो लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स x एंड y, इसी तरह 3 4 के लिए भी आपसे पूछा जा सकता है। और सिस्टम क्या होता है? सिस्टम हमारे पास जब दो या दो से ज्यादा इक्वेशंस होंगी तो उसको हम सिस्टम कहते हैं। अगर उसमें लीनियर इक्वेशन हैं तो हम उसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का नाम देंगे। इन मैट्रिक्स फॉर्म द अबव सिस्टम बिकम्स, अब इस सिस्टम को जो स्टैटिक से डिनोट किया गया है इसको हमने इस मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से लिखा जा सकता है A1 B1 A2 B2 इंटू एक्स वाई दैट इज इक्वल टू C1 C2। और यहाँ पे जो ए है मैट्रिक्स, इसको हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में। तो यहाँ पे ए जो है कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। इस पे ये डिपेंड करता है कि हमारा जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट होगा या नहीं होगा, क्या उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। ये सारी वैल्यूज जो हैं ये चीज़ें आप इसके डिटर्मिनेंट से बता सकते हैं। अगर आपके पास इसका डिटर्मिनेंट जीरो है इसका मतलब है आपका सिस्टम जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है। अगर आपका डिटर्मिनेंट जो है नॉट इक्वल टू जीरो है, यानी कि कोई भी नंबर पेयर हो रहा है अदर देन जीरो, तो इसका मतलब आपकी मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर है, या आप उसे कह सकते हैं कि इन्वर्टिबल है, यानी कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा इस मैट्रिक्स का। तो इफ इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है इज इन्वर्टिबल आल्सो द सिस्टम स्टैटिक, जो ऊपर हमने डिफाइन किया था स्टैटिक, विल बी कंसिस्टेंट इफ ए का डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। हमने ये क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है कि अगर आपके पास एक सिस्टम है उसका उसकी जो जब आप एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते हैं और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, अगर वो जीरो की इक्वल आ जाता है इसका मतलब है आपका सोल्यूशन इनकंसिस्टेंट है, आप उसका सोल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते।
ठीक है, अगर आपका इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो तो इसका मतलब है सोल्यूशन आपका कंसिस्टेंट है, आप इसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। और उसके उसमें भी दो केसेस हैं जो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन होता है, उसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में। अब यहाँ पे अगर बी हमारे पास जीरो फैक्टर नहीं है, यानी कि कोई भी नॉन जीरो फैक्टर, इसका मतलब है हमारा सिस्टम नॉन होमोजीनियस होगा। अब इसमें जो सिस्टम हमें गिवन होता है उसमें दो केसेस हैं कि कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। अगर आपका मैट्रिक्स जो आपने फाइंड किया कोफिशिएंट मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा, इसका मतलब है आपका सोल्यूशन इनकंसिस्टेंट होगा, आप सोल्यूशन नहीं फाइंड कर सकते। तो अगर इसका डिटर्मिनेंट जो है नॉन जीरो होगा, इसका मतलब है सोल्यूशन आपका कंसिस्टेंट है, एग्जिस्ट करेगा। अब सोल्यूशन दो तरह से होते हैं, अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, कंसिस्टेंट है आपका सिस्टम, तो उसमें ये हो सकता है कि आपका सोल्यूशन यूनिक भी हो सकता है, सोल्यूशन मैनी भी, या इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन भी हो सकते हैं। और इस केस में जब आपके इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन होंगे तो उसमें कोई ना कोई एक ऐसा वेरिएबल होगा जो एज अ फ्री वेरिएबल अपेयर हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास जब नंबर ऑफ इक्वेशन और नंबर ऑफ वेरिएबल जो हैं वो इक्वल होंगे, तो उस केस में आपका यूनिक सोल्यूशन होगा, यानी कि आपकी जो इक्वेशन हैं वो भी दो हैं, और आपकी जो इक्वेशन है इसको मैं ई से डिनोट कर रहा हूँ, नंबर ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू है नंबर ऑफ वेरिएबल से, तो इसका मतलब है आपकी यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और इसी तरह और दूसरी ये बात भी जरूर होनी चाहिए, ये तो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है कि उसका डिटर्मिनेंट जो है नॉन जीरो होना चाहिए। अगर ऐसी ऐसी मैट्रिक्स है जो है जिसमें दो इक्वेशंस हैं और दो वेरिएबल्स हैं, लेकिन उसका डिटर्मिनेंट जो है जीरो है, तो उस केस में उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो इनकंसिस्टेंट होगा। होना कंसिस्टेंट चाहिए, यानी कि उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए, और उनकी जो नंबर ऑफ इक्वेशन और वेरिएबल्स इक्वल होंगे, तो उस सूरत में आपको यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। अदरवाइज अगर आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशन जो है वो अ, अ, मतलब कम है और नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा हैं, तो उस सूरत में आपको मैनी सोल्यूशन मिलेंगे, यानी कि इस केस में आपका एक जो वेरिएबल है वो फ्री होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एक इक्वेशन यहाँ पे लिखता हूँ, दो इक्वेशन x1 प्लस x2 एक ही लिखते हैं, तो यहाँ से देखें इज इक्वल टू जीरो, फॉर एग्जाम्पल ये एक इक्वेशन थी, इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स दो हैं और इक्वेशन एक है। इसका मतलब है यहाँ पे अगर मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ, x2 इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू नेगेटिव x1, तो x1 की जैसे जैसे आप वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो आपको सॉल्यूशन डिफरेंट मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ x1 इज इक्वल टू जीरो, तो आपको x2 भी जीरो मिलेगा। और आप x इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू आप लिखते हैं जी नेगेटिव वन, तो आपको x2 जो है वो नेगेटिव वन मिलेगा। इसी तरह x1 की हर डिफरेंट वैल्यू के लिए आपको डिफरेंट सॉल्यूशन मिलेंगे, तो इससे आप कह सकते हैं कि इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन होंगे। अब हम आते हैं कि होमोजीनियस, अगर आपके पास ये जो सिस्टम है ए एक्स इज इक्वल टू बी, बी यहाँ पे अवेयर, ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। अगर होमोजीनियस सिस्टम होगा तो उसमें बी जो है वो जीरो वेक्टर होगा। इसका मतलब है इफ इसका अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इनके इसमें जो ई है इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, इसका मतलब है यहाँ पे आप दोनों साइड में अगर इनवर्स अप्लाई करें तो एक्स इज इक्वल टू यहाँ से ए इनवर्स इंटू जीरो वेक्टर या मैट्रिक्स है, ये मल्टीप्लाई होकर आपको अगेन नल मैट्रिक्स मिलेगी। इसका मतलब है अगर आपका सिस्टम जो है वो होमोजीनियस है तो उस केस में आपको ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो। ठीक है, यहाँ पे और इसकी जस्ट यहाँ पे एक रिमार्क भी गिवन है कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑलवेज हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, उसका हमेशा जो है सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि होमोजीनियस सिस्टम हो और उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे, कंसिस्टेंट होगा जरूर वो। ओके, हम अब लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं कि जिसमें मैट्रिसेस। सब मैट्रिसेस एक्चुअली क्या है, रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स, जिसमें हम कुछ नंबर्स भी ले सकते हैं या कुछ पार्टिकुलर सिंबल्स भी हो सकते हैं। अब एक मैट्रिक्स हमने ली है जिस जो इसका ऑर्डर है 2 बाई 2। ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की जो तादाद है उसको हम ऑर्डर कहते हैं। यहाँ पे इसको 2 बाई 2 भी लिख सकते हैं या 2 × 2 भी लिखा जाता है। अब ये हमारे पास सेकंड जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर 4/3 है। और इन जनरल हम लिख सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है m क्रॉस n, m यहाँ पे नंबर ऑफ रोज को डिनोट करता है और n जो है नंबर ऑफ कॉलम्स को। सो यहाँ पे आपके पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है और इसका ट्रांसपोज अगर आप लेंगे तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। जो नंबर ऑफ रोज हैं वो कॉलम्स बन जाएंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स रोज बन जाएंगे। यहाँ पे आप इसको देख भी सकते हैं। टू मैट्रिसेस आर कंपेटिबल फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे हमने इसकी नेसेसरी कंडीशन है
कि दो मैट्रिसेस को आप कब ऐड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एडिशन के लिए क्या है, आपके पास जो मैट्रिसेस हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, दोनों सेम ही ऑर्डर के होने चाहिए, यानी कि ये अगर 2/3 का है तो सेकंड मैट्रिक्स भी 2/3 का ही होना चाहिए, और उससे जो रिजल्ट मैट्रिक्स मिलेगा आपको वो भी 2/3 का ही होगा उसका ऑर्डर। तो अब जो मल्टीप्लिकेशन में है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि आप यहाँ पे जो दो मैट्रिसेस है, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो से मैच करना चाहिए, और उसको आप उसके रिजल्ट में जो आपको मैट्रिक्स सी मिलेगी उसका ऑर्डर ये लास्ट फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के इक्वल होगा। तो इस तरह से 3/3 इसका मैट्रिक्स सी का ऑर्डर होगा। इन जनरल आप कह सकते हैं कि अगर एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एन क्रॉस क्यू है और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी और मैट्रिक्स के साथ जिसका ऑर्डर क्यू मल्टीप्लाई बाई पी है, तो एज अ रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा, एक ऐसी मैट्रिक्स सी मिलेगी जिसका ऑर्डर क्या होगा, एन क्रॉस पी होगा। अब हम आते हैं कि एक मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक के लिए क्या है कि अगर उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि दिस इज सिमेट्रिक। अगर उसका ट्रांसपोज नेगेटिव ए के इक्वल होगा तो आप कहेंगे दिस इज सिक्यू सिमेट्रिक। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इफ ए इज सिमेट्रिक देन इट्स ट्रांसपोज इज आल्सो सिमेट्रिक। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक होगा। तो ये भी आप इसको चेक कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर एक आप ले रहे हैं यहाँ पे ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए है, तो इसका जब अगेन आप ट्रांसपोज लेंगे तो आपको ये अगेन जब इसका आप ट्रांसपोज लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये आ जाएगा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। इसका मतलब है ए ट्रांसपोज, इसको अगर आप बी कहें तो बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा है, अगेन बी के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब है ये हमारे पास ये मैट्रिक्स है, ये अगेन सिमेट्रिक बन जाती है। इसी तरह हम ये भी देख सकते हैं कि अगर ए प्लस ए का ट्रांसपोज इसका होल ट्रांसपोज ये भी सिमेट्रिक होता है। यानी कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए है और उसका हम ट्रांसपोज लें और उनको दोनों को ऐड करें तो वो उन एक्चुअली क्या होंगे, आपस में सिमेट्रिक होंगे। ठीक है, ये ए और उसका ट्रांसपोज उनको ऐड करें, ये जो मैट्रिक्स हासिल होगी उसका ट्रांसपोज लें, वो एक्चुअली इसी के इक्वल होगा ए प्लस ए का ट्रांसपोज के। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब है कोई भी मैट्रिक्स हो आप उसका ट्रांसपोज लें उसी के इक्वल आ जाए, तो उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। अब सिमिलरली यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक ए जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है, बी मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक है, तो फिर उसका जो सम है वो भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ठीक है, और इसी तरह हम बट इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ए अगर सिमेट्रिक है और बी भी सिमेट्रिक है लेकिन उसका प्रोडक्ट जो है वो सिमेट्रिक नहीं होगा। इसको आप इस तरह से देख सकते हैं, ए बी का ट्रांसपोज, यहाँ पे आप कहेंगे ए बी का ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू, और यहाँ पे ट्रांसपोज की जब अप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ओके, यहाँ पे अब हम क्योंकि हमारे हमें पता है कि बी का ट्रांसपोज जो है बी के इक्वल है, अब ऊपर हमने मेंशन कर दिया है कि ए भी सिमेट्रिक है बी भी सिमेट्रिक है, इसका मतलब है बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा, और ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा। अब यहाँ पे क्योंकि मैट्रिसेस में जो है कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करते, यानी कि बी ए इज नॉट इक्वल टू ए बी, तो इसका मतलब है यहाँ पे दैट इज नॉट इक्वल टू ए बी, इसका मतलब है यहाँ पे ए बी का जो ट्रांसपोज है ए बी के इक्वल नहीं है, बट जबकि बी ए के इक्वल आ रहा है। ये दो डिफरेंट चीजें हैं, मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। ओके, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो ए बी अगर आपके पास ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक है बी भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है लेकिन उसका प्रोडक्ट सिमेट्रिक नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, वो कुछ डिफरेंट केसेस हैं कि अगर आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है तो उस सूरत में उसका प्रोडक्ट वो होगा, अदरवाइज जनरल नहीं है। लास्ट हमारे पास के एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, उससे रिलेटेड हमने रिजल्ट्स देख सकते हैं कि एक मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, इसके डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें नेगेटिव के साथ, फिर आपने ऑफ डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है। अब इसका रिमार्क है इफ ए इज अपर ट्राइंगुलर लोअर ट्राइंगुलर एंड डायगोनल मैट्रिसेस देन इट्स डिटर्मिनेंट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल एंट्रीज। अब यहाँ पे हमने ये जो मैट्रिक्स है ये अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कंसिडर कीजिए, बी जो है ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, सी जो है एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें हमने देखा है यहाँ पे इस रिमार्क के तहत ये बता रहा है कि अगर आपके पास एक इनमें से कोई भी मैट्रिक्स आ जाए, यानी कि एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या डायगोनल मैट्रिक्स है, तो इन सब का अगर आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो, फॉर एग्जाम्पल कोई भी इस तरह की मैट्रिक्स हो, तो
इनका डिटर्मिनेंट इसके मेन डायगोनल एंट्रीज के मल्टीपल होगा। तो इन सब का जो आंसर है वो अगर आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो तो क्या आप बताएंगे? आप यहाँ पे इसकी जो मेन डायगोनल एंट्रीज है दैट इज 1 2 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इसका डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इन सब मैट्रिसेस का जो है डिटर्मिनेंट सेम होगा। और लास्ट में कि आप ये कह सकते हैं कि अगर एक डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, और इसी तरह ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं डिटर्मिनेंट की। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फिर आप उसका स्क्वायर ले लें। और इसी तरह डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग रिजल्ट है कि अगर ए इफ ए इज 2/2 मैट्रिक्स, देन अगर आपने 2A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना, फॉर एग्जांपल आपको गिवन है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, आपको ए का डिटर्मिनेंट पता है, आपने डिटर्मिनेंट ऑफ 2A का फाइंड करना है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे? फॉर एग्जांपल आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए गिवन है 3, आपने फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ 2A मैट्रिक्स। ये 2A जो है मैट्रिक्स एक और डिफरेंट मैट्रिक्स होगी, यानी कि आपने इस मैट्रिक्स ए को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करेंगे? तो आपने यहाँ पे देखना है जो भी होगा यहाँ पे 2। अब ये आपने देखना है कि मैट्रिक्स 2/2 की है या 3/3 की, क्योंकि होगी तो स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आपने देखना है कि इसका ऑर्डर क्या है, 2 है या 3 है या 4 है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे है 2/2, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो इसकी मदद से आप इसको डिटर्मिनेंट ऑफ 2A बता सकते हैं। अब इन जनरल इफ ए इज एन ऑर्डर मैट्रिक्स, देन आपने डिटर्मिनेंट ऑफ 2A बताना है। तो यहाँ पे हम इसको जनरलाइज हम कर रहे हैं कि 2 की पावर n, जितना उसका ऑर्डर होगा वही आपने उसकी पावर लिखनी है, 2 की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ